Hello everyone, welcome to Tutorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of tutorials. और आज थोड़ा सा मैं तेज़ नहीं बोल पाऊँगा, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, तो आज जो हम एडिटोरियल पढ़ रहे हैं वो है अबाउट वेनेजुएला एंड गुयाना. उनके बीच में एक टेरिटरी को लेके एक डिस्प्यूट है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो आपको ध्यान देना है कि थीम्स पर ध्यान देना है, किस बारे में है, कौन सी कंट्री का क्या ओपिनियन है, ताकि उसके ऊपर बेस अगर कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, थीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो आप आंसर कर पाएँ. ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स पर ही ध्यान नहीं देना. ओके. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिडबी जीडीपी एक्सीलेंस कोर्स के बारे में एक बार बता देता हूँ. अगर आप सिडबी ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता है कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका जो है सिलेक्शन होगा. तो आपको अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर ऑफ आरबीआई. तो आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा अपने मॉक इंटरव्यू से. मोर देन 25 जो है डिटेल वीडियो सेशंस हैं जो स्पेसिफिकली सिडबी ग्रेड ए के लिए बनाए गए हैं. एंड जो पीडीएफ मटेरियल्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे. अगर आप जैसे ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स हैं या किस तरह के टॉपिक्स आएंगे, आप क्या पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे ग्रुप डिस्कशन एक्सेल करने में. डाउट क्लियरिंग सेशंस अगर आपके होंगे व्हाट्सएप पे, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं वो आप वहाँ अपने पूछ सकते हैं. एंड ताकि एक ओवरऑल जो है आप प्रिपरेशन आप कर पाएँ अपने इंटरव्यू के लिए, तो आपके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं. तो ये प्राइस है 3000 रुपीज़, बट यू कैन गेट इट एट अ 20% डिस्काउंट एंड गेट इट एट 2399. ओके. अगर आप मल्टीपल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम टारगेट करें तो आप पीएम प्रैक्टिस प्रो चेक कर सकते हैं, जिसमें पीएम बैंकिंग प्रो एंड पीएम पीडीएफ कोर्स ये दोनों इंक्लूडेड हैं. तो बैंकिंग पीडीएफ कोर्स में 20,000 क्वेश्चंस हैं, जो पीएम प्रैक्टिस प्रो है 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट हैं पीएम बैंकिंग प्रो में. तो जितने भी मेजर इंश्योरेंस एंड बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं वो सब इंक्लूडेड हैं. और जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं. तो अगर आप डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड है. एंड दिस इज़ प्राइस एट 1249, बट यू कैन गेट इट एट 999 बाय यूजिंग कूपन कोड PM20. ओके. तो आज जो हम पढ़ रहे हैं एडिटोरियल वो है नीडलेस डाइवर्शन. ठीक है. तो जैसा कि मैंने कहा, ये साउथ अमेरिका के दो कंट्रीज़ वेनेजुएला और गुयाना के बीच में एक डिस्प्यूट को लेकर है. तो आपको रीड करना है, समझने की कोशिश करनी है कि अगर आपको बिल्कुल अनफेमिलियर दो कंट्रीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्या आप उस उतने कॉन्टेक्स्ट में उसको समझ पाएंगे. ठीक है. और क्या उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कोई अगर आए तो क्या वो आंसर कर पाएंगे. तो इस आपको उसी तरह रीड करना है जैसा कि आप एग्ज़ाम में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देखते हैं. तो इसके एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको अटेम्प्ट करना है. फिर हम देखते हैं. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ठीक है. तो आपने वर्ड देखा होगा इन्फ्लेम पैसेज में यूज़ हुआ है. तो उसका ऑपोजिट मीनिंग कौन सा वर्ड कन्वे कर रहा है. यहाँ पर हमें गिवन है स्मोल्डर, बोल्स्टर, क्वेंच, ओवररीच एंड किंडल. तो ये 5 वर्ड्स गिवन है. कौन सा वर्ड है जो इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करता है इन्फ्लेम का. तो आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए और इसका जो है हम आंसर देखेंगे पैसेज रीड करने के बाद. सो लेट्स स्टार्ट. वेनेजुएला's मूव टू होल्ड ए रेफरेंडम. हमने पहले भी देखा है. अब यहाँ पर अगर नाउन प्लस नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी आ रही है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो पोजेसिव नाउन बन जाता है. पोजेसिव नाउन के बाद हमेशा नाउन होते हैं. तो ये मूव वर्ब नहीं है, ये मूव क्या है, ये एक नाउन है. और हमें पता है कि जब मूव हम एक नाउन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं एक स्टेप की. ठीक है, हम बात कर रहे होते हैं एक स्टेप की. तो यहाँ पर, ठीक है, तो हम बात कर रहे होते हैं एक स्टेप की. तो वेनेजुएला ने जो स्टेप लिया है टू होल्ड ए रेफरेंडम. रेफरेंडम एक जनमत संग्रह. आमतौर पर क्या होता है, हम अपने डिसीजंस लेने के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत बार होता है ये कुछ कंट्रीज़ में होता है कि
जो गवर्नमेंट है वो लोगों का ओपिनियन लेना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहिए या नहीं, तो वहाँ पर रेफरेंडम कहा जाता है। वो गवर्नमेंट इलेक्ट करने के लिए नहीं होता, वहाँ पर लोगों से पूछा जाता है कि गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर वेनेजुएला ने एक रेफरेंडम किया, और यहाँ पर जहाँ पर रेफरेंडम से पहले हमने एक वर्ब यूज़ किया, होल्ड, ठीक है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब। अब यहाँ पर होल्ड का हम होल्ड यूज़ करते हैं रेफरेंडम के लिए, मीटिंग के लिए, ठीक है। और कहाँ होल्ड यूज़ करते हैं? एक तो मीटिंग को होल्ड करना, रेफरेंडम को होल्ड करना, ठीक है। दूसरा तो किसी चीज़ को होल्ड करना, जैसे आई एम होल्डिंग दिस पेन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है कि किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है। अगर होल्ड हो जाता है होल्डिंग एन ऑफिस, ठीक है, तो आप किसी पोजीशन पर हो। अगर आता है कि आई एम होल्डिंग दीज मैनी शेयर्स, तो मतलब आप पोजीशन, तो होल्डिंग दिस पोजीशन या होल्डिंग दीज मैनी शेयर्स, तो आप वहाँ पर पोजीशन शो कर रहे हो। तो ये सब डिफरेंट वेज है जहाँ पर होल्ड यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर रेफरेंडम के लिए भी हम होल्ड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑन, जैसे एक मीटिंग को आप बुलाते हो तो ऑन किसी सब्जेक्ट पर होगी, ठीक है। तो रेफरेंडम भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर है। तो रेफरेंडम किस चीज़ पर है? ऑन वेदर इट शुड एक्सरसाइज सॉवरेंटी ओवर एसेकीबो। तो क्वेश्चन ये है, क्या क्या उसे इट शुड एक्सरसाइज सोवरेंटी। सोवरेंटी पहले होता है कि आप जो एक कंट्री है वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, और जो जितना जो एरिया है उस वहाँ पर डिसीजन खुद बना सकती है। तो किसी एरिया के ऊपर जैसे एसेकीबो पे सोवरेंटी को एक्सरसाइज करना, व्हाट डज इट मीन? कि अब वहाँ पर एसेकीबो पर भी वेनेजुएला के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एप्लीकेबल होंगे। तो क्या ऐसा होना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने। अच्छा, सोवरेंटी के लिए हम एक्सरसाइज वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी कोई राइट होती है, जैसे राइट टू स्पीच, ठीक है, तो आई एम एक्सरसाइजिंग माई राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। या फिर ये सब जो राइट्स होते हैं, तो उनको जब आपको यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप एक्सरसाइज वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइजिंग अ राइट, सो वेदर इट शुड एक्सरसाइज सोवरेंटी ओवर एस्कीबो, ये क्वेश्चन पूछा वेनेजुएला ने, ओके। अब यहाँ पर है यहाँ पर एसेकीबो क्या है? अ वास्ट ऑयल रिच डिस्प्यूटेड रीजन दैट इज़ नाउ पार्ट ऑफ नेबरिंग गुयाना। तो एसेकीबो जो है गुयाना का पार्ट है अभी। अब हैज़ कट ओपन ओल्ड वुंड्स, अब यहाँ पर हैज़ किसके लिए यूज़ हुआ? गुयाना के लिए यूज़ हुआ, ठीक है, रीजन के लिए यूज़ हुआ। एसेकीबो के लिए यूज़ हुआ, किसके लिए यूज़ हुआ है? तो आप यहाँ देखो कि जो ये वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है, ये किसके लिए यूज़ हुई है? सब्जेक्ट कौन सा है? तो आप यहाँ देखो, वेनेजुएला's मूव टू होल्ड रेफरेंडम, तो यहाँ जो मूव है उसकी बात हो रही है। वेनेजुएला ने जो डिसीजन लिया है रेफरेंडम लेने करने का, उसकी बात हो रही है। इट हैज़ कट ओपन ओल्ड वुंड्स, इसकी वजह से, इस डिसीजन की वजह से जो है पुराने जो घाव है वो हरे हो गए हैं, जो पुराने जो प्रॉब्लम्स थी वो फिर से याद आ गई हैं लोगों को। तो ये जो हैज़ है ये इस नाउन के लिए यूज़ किया गया है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब कौन सी हैं, कौन सी एग्री करनी चाहिए, ठीक है। तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि हैज़ जो है वो करेक्ट है या नहीं। अगर यहाँ पर मूव की जगह एक प्लूरल नाउन होता तो फिर यहाँ पर भी हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी होती, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ठीक है। और इट हैज़ कट ओपन ओल्ड वुंड्स, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या है फिर? तो ये जो रेफरेंडम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एसेकीबो के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ओके, ठीक है। सो इट हैज़ कट ओपन ओल्ड वुंड्स, अभी जैसे हमने देखा कि जो पुराने कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस थे वो वापस रीलिव कर रहे हैं हम, ओके। सॉरी। हैज़ कट ओपन ओल्ड वुंड्स एंड इन्फ्लेम टेंशन। अब यहाँ देखो, हैज़ थर्ड फॉर्म, हैज़ कट ओपन, ओके। तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म वर्ब यूज़ हुई, हैज़ इन्फ्लेम्ड टेंशंस, ठीक है, थर्ड फॉर्म वर्ब। अब यहाँ पर इन्फ्लेम्ड मतलब किसी नेगेटिव चीज़ को बढ़ाना, इन्फ्लेम्ड, तो टेंशन, एंगर, ठीक है, जो है डिसअफेक्शन, डिस्ट्रस्ट,
तो ये सब चीज़ों को आप इन्फ्लेम कर सकते हो। तो इन्फ्लेम टेंशंस बिटवीन द साउथ अमेरिकन नेशंस, तो इस डिसीजन की वजह से ये सब हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखना एंड है, तो जो ये वर्ब यहाँ पर थी, ठीक है, और ये जो वर्ब थी, ये दोनों सेम वर्ब फॉर्म में होंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू वेनेजुएला's electoral authorities, more than 95% of the voters supported the country's claim। तो इस ये जो रेफरेंडम था, इसमें 95% से ज़्यादा लोगों ने जो कंट्री का जो क्लेम है, कहा कि हाँ, वेनेजुएला को अपनी अथॉरिटी, अपनी सोवरेनिटी एसेकीबो के ऊपर क्लेम करनी चाहिए। इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो इज़ गोइंग टू डू नेक्स्ट। अब ठीक है, ये तो क्लियर है, ओके, बट द फैक्ट दैट ही हेल्ड द रेफरेंडम जस्ट विद जस्ट मंथ्स लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन suggests the leftist leader might keep the border tensions alive। तो अभी तो नहीं पता वो क्या करेंगे आगे, लेकिन इतना हमें समझ में आ गया कि कुछ महीने ही हैं इलेक्शंस होने में। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो निकोलस मडूरो है, वो चाहते हैं कि जो बॉर्डर टेंशंस है वो चलती रहें। वेनेजुएला हैज़ ऑलवेज रिटेन्ड क्लेम्स ओवर एसेकीबो, और ऐसा नहीं कि अभी नया क्लेम है। वेनेजुएला ने हमेशा कहा है कि वो एसेकीबो उसका पार्ट है, which it says was stolen when the north-south border was drawn by colonial powers over a century ago। तो 100 साल से भी ज़्यादा पहले जब बॉर्डर डिसाइड हुआ था, दोनों कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर जो है वो बनाया गया था, तो कॉलोनियल पावर्स ने वो बॉर्डर बनाया था। ब्रिटेन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और वेनेजुएला का कहना है कि इस वजह उस बॉर्डर को बनाते हुए जो एसेकीबो जो वेनेजुएला का होना चाहिए था पार्ट, वो गुयाना का पार्ट बन गया। In 1966, Venezuela and the UK entered into a temporary Geneva agreement। तो 1966 में क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें क्या किया गया, टू मेंटेन अ स्टेटस को। स्टेटस को एक लैटिन फ्रेज़ है, लेकिन हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर स्टेटस को मतलब कि जो यथास्थिति उसको बनाए रखा जाए, जो अभी सिचुएशन है, प्रेजेंट कंडीशन है, उसको वैसे ही बना के रखा जाए, ठीक है, टू मेंटेन द स्टेटस को। तो ये डिसाइड हुआ था 1966 में, वाइल सीकिंग टू फाइंड प्रैक्टिकल, पीसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन फॉर ऑल। तो ये डिसाइड हुआ था कि जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, और जो एसेकीबो है, जो कि गुयाना का पार्ट बना दिया गया था बॉर्डर जो डिसाइड करते हुए, तो वो अभी रहेगा टेम्पररीली, अभी के लिए वो गुयाना का ही पार्ट रहेगा। ओके, सो टेंशंस ईज्ड when Hugo Chavez, Mr. Maduro's leftist predecessor was the president। तो टेंशंस ईज्ड मीन्स कम हो गई, ठीक है, रिड्यूस हो गई इंटेंसिटी में, टेंशंस कम हुई जब यूगो चावेज जो थे वो प्रेसिडेंट थे, वो मेडूरो के प्रेडिसेसर्स थे, उनसे ठीक पहले जो प्रेसिडेंट थे। बट एन ऑयल बूम बिगैन ट्रांसफॉर्मिंग गुयानास इकोनॉमी। लेकिन ऑयल बूम क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हम उसके लिए बूम वर्ड यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा जब ऑयल जो है वो मिलने लगा उस रीजन में, और वहाँ से जो गुयाना की इकॉनमी है वो बदलने लगी, तो उसकी वजह से फिर चीज़ें भी बदली। मिस्टर मेडूरोस regime started becoming more vocal about the country's claims over the region। तो अब क्योंकि उस रीजन में इतने ऑयल ज़्यादा है और वहाँ से अर्निंग इतनी है, और जो है कि गुयाना की जो इकॉनमी है वो उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो फिर जाहिर था कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वेनेजुएला की गवर्नमेंट है, वो अपने क्लेम रीअसर्ट करेगी। Guyana, the only English-speaking country in Latin America, maintains that the 1899 border agreement between international arbitrators from Britain, Russia and the US is final and approached the International Court of Justice in 2018 requesting a ruling। तो अब गुयाना का क्या हमने देखा कि वेनेजुएला का क्या, और जो फर्स्ट पैराग्राफ में वेनेजुएला का क्या जो है क्लेम है और जो प्रेजेंट सिचुएशन है। अब हम देखते हैं कि गुयाना का क्या कहना है। तो गुयाना ने कहा मेंटेन्स, यानी उनका यही कहना है कि जो 1899 बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था वही फाइनल है, ठीक है, वही फाइनल है। और ये किन के बीच आर्बिट्रेटर्स कौन होते हैं, जो कोई झगड़ा या कोई जो विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, उसको सेटल करवाते हैं, ठीक है।
सो बिटवीन इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स इन कंट्रीज से थे, और उन्होंने जो डिसीजन लिया गुयाना कहते हैं कि वही फाइनल है। और अब यहाँ पर ठीक है, सो एंड अप्रोच्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 2018। तो इसी को लेकर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गई ताकि वहाँ से एक रूलिंग मिले, एक जो है जजमेंट मिले। Venezuela on the other side has always argued that it was not part of the 1899 agreement. वेनेजुएला का कहना है कि वो इस एग्रीमेंट का पार्ट ही नहीं थी, which it calls null and void. Okay, that means not जो है that means कि वो मानते कि ये जो एग्रीमेंट है ये हुआ ही नहीं क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं थे। When Guyana moved to the World Court requesting a ban on the referendum, the court refused to do so. ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ने मना कर दिया कि रेफरेंडम को वो मना नहीं करेंगे। बट आज कैराकास, यहाँ पर कैराकास किसकी बात हो रही है? ये वेनेजुएला की कैपिटल है, ठीक है, वेनेजुएला। ओके, सो वेनेजुएला की कैपिटल है। टू टेक एनी नॉट टू टेक एनी एक्शन बेस्ड ऑन द रेफरेंडम। तो उन्होंने रेफरेंडम होल्ड करने से, बैन लगाने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वेनेजुएला को कोई इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। अब अगर आप यहाँ देखो नॉट टू टेक, तो ये नॉट टू टेक होगा या टू नॉट टेक होगा। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो ये ऑर्डर दिया, ठीक है, द कोर्ट ऑर्डर्ड और आस्क्ड वेनेजुएला, तो वहाँ पर फिर जब आएगा कि नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो रहा है तो फिर हम स्प्लिट नहीं करते इन्फिनेटिव को, नॉट पहले आएगा और टू टेक जो ये इन्फिनेटिव है ये एक साथ ही आएगा, ठीक है। सो नॉट टू टेक एनी एक्शन, तो आप टू नॉट टेक यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो नॉट टू टेक एनी एक्शन बेस्ड ऑन दी रेफरेंडम ऑल्टरिंग द स्टेटस को, तो जो कि वेनेजुएला को कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना कि जो अभी की जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है वो बदल जाए, ठीक है। बट मिस्टर मडूरो हैज़ ऑलरेडी डिसमिस्ड द वर्ल्ड कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन ओवर द डिस्प्यूट। लेकिन मिस्टर मडूरो का कहना है कि ये जो वर्ल्ड कोर्ट है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उनका कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन होता है कि आपकी पावर किसी पर्टिकुलर फील्ड में, स्फीयर में एप्लीकेबल है या नहीं। तो मिस्टर मडूरो का कहना है कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो इस डिस्प्यूट पर फैसला नहीं सुना सकती। ही इज़ अंडर ग्रोइंग इंटरनेशनल प्रेशर टू होल्ड फ्री इलेक्शंस। अब उनके ऊपर प्रेशर है कि इलेक्शंस हो वहाँ पर और फ्री इलेक्शंस हों। रिसेंटली द US eased sanctions on Venezuela as the Maduro government reached a deal with the opposition for next year's election. अभी हाल ही में ये हुआ था कि जो सैंक्शंस लगाई गई थी, तो हमें पता है सैंक्शन हम मेनली दो मीनिंग हमने देखे हैं अभी रिसेंटली। एक तो होता है कि किसी कंट्री के ऊपर पनिशमेंट के तौर पर, उस सज़ा के तौर पर क्या किया जाता है कि इकोनॉमिक जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, उनको हम सैंक्शंस कहते हैं, ठीक है। और सैंक्शन होता है कि कोई अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करना किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ऑथोराइज़ करना। तो सैंक्शन है कि ऑथोराइज़ करवाना कि इतना अमाउंट सैंक्शन हुआ, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? वो पनिशमेंट नहीं है। वहाँ पर सैंक्शन का मतलब है कि ऑथोराइज जो है जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे अप्रूव करवा लिया है। तो यहाँ पर कौन सा मीनिंग यहाँ पर है कि वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगी हुई थी, वो ईज़ हो गई। सैंक्शंस मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी इकोनॉमिक, तो रिसेंटली अभी वो जो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस है वो कम हुई, और जो गवर्नमेंट है वो वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने US के साथ एक डील साइन की थी, ठीक है। वाइल मिस्टर मडूरो रिटेन्स अ टाइट ग्रिप ओवर स्टेट इंस्टीट्यूशंस। रिटेन अ टाइट ग्रिप मतलब कि पूरा कंट्रोल है जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर। ही इज़ ऑल्सो अनपॉपुलर विद सेक्शंस हु आर इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड विद द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन काफ़ी हद तक एक ऐसा भी सेक्शन है, एक ऐसा भी जो पॉपुलेशन का पार्ट है जो उनसे खुश नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमी है वेनेजुएला की वो बहुत ख़राब परफॉर्म कर रही है। पर्टिकुलरली शॉर्टेजेस ऑफ एसेंशियल्स होते हैं बहुत ज़रूरी सामान, एंड हाइपर इन्फ्लेशन। व्हाट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन होती है महंगाई। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा अगर बड़ी स्केल पर महंगाई हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। सो वाइल अ बॉर्डर क्राइसिस कुड बी अ वेलकम डिस्ट्रैक्शन फॉर हिम फ्रॉम डोमेस्टिक वॉर्स एज इलेक्शंस आर अप्रोचिंग, it does not offer any solution to the immediate crisis that the oil-rich South African countries facing. तो इतनी ये प्रॉब्लम्स हैं कि वो पॉपुलैरिटी नहीं है, लोग खुश नहीं है, इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही, तो शायद इसीलिए वहाँ से
शायद डिस्ट्रैक्शन के तौर पर ध्यान भटकाने के लिए वो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको वो उठा रहे हैं। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि हो सकता है कि वो एक वेलकम डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करे। वेलकम मतलब किसके लिए वेलकम? जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए, वो तो खुश होंगे कि लोगों का जो ध्यान है वो इन प्रॉब्लम्स से हटे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक वोज होते हैं प्रॉब्लम्स, जो दुख होता है, बहुत डीप जो सॉरो होता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक वोज मतलब जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं वहाँ पर, उनसे लोगों का ध्यान हटे। लेकिन इट डज़ नॉट, लेकिन यहाँ पर अब ये पूरा सेंटेंस देखो तो वाइल से शुरू हुआ था, तो दो कंट्रास्टिंग क्लॉजेज हैं यहाँ पर। फर्स्ट है कि एक तो ये जो है लोगों को डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे, लेकिन इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी सॉल्यूशन टू द इमीडिएट क्राइसिस। लेकिन इसकी वजह से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वेनेजुएला की इकोनॉमी को, क्योंकि जो भी मेरिड होते हैं जो अलग अलग तरह के डिफरेंट और लार्ज नंबर, ठीक है। तो एक तो दोनों चीज़ों की हम बात करते हैं, वैसे हम लार्ज नंबर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर रहे हैं वेनेजुएला की इकोनॉमी, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा इनसे। अच्छा, क्राइसिस सिंगुलर होता है, याद रखना है, ठीक है, एंड वो सिंगुलर होता है, ठीक है, और क्राइसिस जो है प्लूरल होता है। फ़र्क क्या है CRISIS और SES में, ठीक है। तो I और E का फ़र्क है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर myriad क्राइसिस है, अगर यहाँ पर क्राइसिस होता है IS तो फिर वो गलत हो जाता है, क्योंकि myriad का मतलब भी होता है अ लार्ज नंबर ऑफ। तो जो myriad मतलब बहुत सारे, तो उसके बाद फिर आप प्लूरल नाउन ही यूज़ करोगे, ठीक है। तो क्राइसिस दैट द ऑयल रिच साउथ अमेरिकन कंट्रीज फेसिंग, इफ़ एनीथिंग अ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वुड मेक द सिचुएशन वर्स। तो अब यहाँ पर ऑथर का क्या ओपिनियन है, क्या वो वेलकम डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको उठाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये सिर्फ इस सेंटेंस से आप आंसर नहीं कर सकते, ये वेलकम डिस्ट्रैक्शन तो ये प्रेसिडेंट के लिए है वहाँ के, ठीक है। तो ये ऑथर का ओपिनियन नहीं है, ऑथर का ओपिनियन यहाँ आप रीड करोगे, ठीक है। एनीथिंग अ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वुड मेक द सिचुएशन वर्स, तो ये जो सिचुएशन है और ख़राब हो जाएगी अगर ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ती है तो, या ये सिचुएशन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो, ठीक है, लड़ाई होती है तो। मिस्टर मडूरो शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग एनी यूनिलेटरल एक्शन, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, ये ऑथर का ओपिनियन है, ठीक है, कि ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन के साथ आप फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज़ करते हो, यानी कोई चीज़ नहीं करना, आप कहते हो कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दिस। तो रिफ्रेन फ्रॉम में नहीं करना। अच्छा, रिफ्रेन हमने पहले भी पढ़ा है कि कॉमन रिफ्रेन है, कोई बात जो है बार बार कही जाती है, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन रिफ्रेन दैट वी शुड डू दिस, यानी हर कोई कहता है कि हमें वी शुड क्लीन अप द पॉलिटिक्स, ठीक है, या फिर वी शुड वर्क फॉर वी शुड इंश्योर गुड एनवायरमेंटल, जो है हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। किसी भी तरह के जो कॉमन जो स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार रिपीट की जाती हैं, वो स्टेटमेंट्स अगर हम कहें कि उनको रिफ्रेन कह सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेन जब नाउन की तरह यूज़ होता है तो एक उन स्टेटमेंट्स को रेफर करता है जो बार बार कही जा सकती हैं। रिफ्रेन जब एक वर्ब की तरह यूज़ होता है तो वहाँ पर होता है कि अवॉइड करना, ठीक है। यूनिलेटरल होता है एक कोई भी आप एक ही एक्शन आप अपनी मर्ज़ी से आप एक्शन ले लेते हो। आप एक सिचुएशन है उसमें 2 लोग 3 लोग 10 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आप बिना किसी से पूछे डिस्कस किए आप खुद एक्शन ले लेते हो, तो उसे कहा जाएगा यूनिलेटरल, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू ट्राई एंड रिजॉल्व द टेरिटोरियल इश्यूज विद गुयाना थ्रू टॉक्स। तो यहाँ पर सजेशन ये है कि यूनिलेटरल एक्शन नहीं लेना चाहिए और टॉक्स से, बातचीत से समाधान निकालना चाहिए इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द जेनेवा एग्रीमेंट। तो ऑथर जो है वो जेनेवा एग्रीमेंट के फेवर में है, उन्हें और ऑथर को लगता है कि ये एग्रीमेंट ठीक है, क्योंकि इसी की इसी के जो प्रोविजंस हैं उन्हीं को ही फॉलो करने के लिए ऑथर कह रहा है, ठीक है। सो यहाँ हमने ये एडिटोरियल देखा और हमने देखा इन्फ्लेम वर्ड यूज़ हुआ था, तो इन्फ्लेम टेंशंस, ठीक है, तो टेंशंस को भड़काना। तो स्मोल्डर, बोल्स्टर, क्वेंच, ओवररीच, किंडल।
तो यहाँ पर जो वर्ड है जो इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है वो है क्वेंच। क्वेंच मतलब कि बुझाना, एक्सटिंग्विश कर देना, ख़त्म कर देना, बढ़ाना और ख़त्म कर देना। तो यहाँ पर क्वेंच है इसका आंसर। बोल्स्टर होता है किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, किसी चीज़ की जो है स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाना, ज़्यादा स्ट्रांग बनाना किसी चीज़ को, तो ये नहीं है। स्मोल्डर होता है जैसे जब आग बुझती है, ठीक है, तो वो जो अंगारे होते हैं वो सुलगते रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्मोल्डर करना, ठीक है, तो वो भी नहीं है। किंडल होता है जलाना, ठीक है, तो किंडल अ मैच, तो वहाँ पर क्या होता है आप जलाते हो, ठीक है, तो वो भी ठीक नहीं है। एंड ओवर रीच होता है जहाँ पर आपकी जुरिस्डिक्शन है, जिस एरिया में जितनी आपको अलाउ की गई है पावर्स, आप उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा ओवर रीच। तो आंसर जो होगा वो सी होगा। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे यहाँ पर मेंशन्ड हैं। ओके, एंड जो मंथली वो कैब है वो भी आपको अवेलेबल होगी, तो आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन। थैंक यू।